हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द भामानी किंगडम के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी लेकर आए हैं नए बैचेस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021, 22 और 2023 एस्पायरेंट्स के लिए। ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं 4 अगस्त 2021 से और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीलिम्स 2021 के लिए MCQ स्कोर बूस्टर सीरीज़, जहाँ आपको ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी टू सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चंस एक्यूरेटली एंड विद स्पीड। We will also revise the syllabus for 2021 in these batches. The 1-year UPSC CSE batch, which is in English language as well as in bilingual mode. NCERT plus prelims test series will be provided with live classes by Unacademy's top educators. Complete syllabus coverage for prelims and mains. The 2-year batches for UPSC Civil Service exam are also starting from 4th of August. These batches are in bilingual as well as in English language. The mentorship week is also there. Pay rupees 2,000 and get optional worth rupees 27,500 rupees. Get yourself an expert mentor to guide you in the UPSC journey from 29th of July to 4th of August. Subscribe now and use the code ARPITA10. Unacademy plus coupon code. Avail 10% off on any course. Use the code ARPITA10 ARPITA10. Unacademy, let's crack it. आज के लेक्चर में बात करेंगे भामानी किंगडम के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द मेडिवल पार्ट इज कंसर्न, बिकॉज इससे कई बार क्वेश्चन स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन और जो टर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि भामानी किंगडम जो है, हाउ इट ऑपरेटेड, किस तरीके से ये फाउंड किया गया और कहाँ पर इसकी लोकेशन थी। देखिए, अगर डायरेक्टली हम बात करें, द किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 1347 से लेकर 1526 AD तक, एनो डोमिनी तक ये जो किंगडम था इसकी एग्जिस्टेंस थी। बाद में किंगडम वीक हो जाता है और 1526 तक आते आते बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ये फर्दर वीकन अप होकर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे सब किंगडम्स में। ये जो सल्तनत है, ये जो किंगडम है, द भामानी किंगडम एंड द सल्तनत, इट वाज अ पर्शियन मुस्लिम स्टेट, यानी कि जो पर्शियन मुस्लिम्स थे उनके द्वारा स्थापित किया हुआ ये स्टेट था। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। अगर आप डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है साउथ इंडिया में, अगर आप जोग्राफिकल मैप देखेंगे इंडिया का, अगर आप पॉलिटिकल मैप भी देख सकते हैं, बट आई विल से कि आप फिज़िकल मैप को देखेंगे तो ये वाला जितना भी रीजन है डेक्कन वाला नियर साउथ इंडिया, दिस इज़ दी भामानी किंगडम। ये भामानी किंगडम था 1347 से लेके 1526 तक, एंड इट वॉज वन ऑफ द मेजर मेडिवल किंगडम्स जिसने कि विजयनगर एम्पायर को बहुत बार प्लंडर करने की कोशिश करी। फाइट बहुत ज़्यादा हुई है इनकी विजयनगर एम्पायर से। और ये आप यहाँ पर देखेंगे भामानी किंगडम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही जो पोर्ट्स थे, मेजर पोर्ट्स, उनके ऊपर अपनी शक्ति की जो स्थापना है, जो पावर है, डोमिनेंस है, उसको बरकरार रखना चाहती थी दिस पर्शियन मुस्लिम स्टेट जिसका नाम भामानी किंगडम था। अब अगर इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें, सो दी हसन गंगू भामानी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम। और ये पहले देवगिरी एक जगह है डेक्कन वाले रीजन में जहाँ पर भामानी किंगडम आके बढ़ता है। वहाँ पर ये पहले टर्किश ऑफिसर थे एंड इन 1347 AD के अराउंड इन्होंने वहाँ पर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया। बिकॉज ये टर्किश ऑफिसर थे वहाँ पर, सो ही न्यू द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किस तरीके से काम करते थे। और इन्होंने भी, अगर आप देखेंगे स्पेशली मेडिवल इंडिया में जो पावर स्ट्रक्चर है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है एम्परर या किंग्स जो हैं, उनके जाने के बाद जो फिडिटरीज हैं या जो ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नर्स हैं, अगर ऊपर वाले जो जिन्होंने किंगडम बनाया हुआ है, जो सल्तनत है, अगर वो वीक होगी तो जो फिडिटरीज हैं, गवर्नर्स हैं, वो उसको रिप्लेस कर देंगे एज द पावर पॉइंट। उसी तरीके से हसन गंगू भामानी ने भी ऐसे किया। हिज किंगडम स्ट्रेच्ड फ्रॉम द अरेबियन सी, अगर आप इसको मैप में आगे दिखाऊंगा, अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, जिसमें कि इन्होंने कंप्लीट पूरा का पूरा जो डेक्कन है अप टू द रिवर कृष्णा विद इट्स कैपिटल एट गुलबर्गा इसे फाउंड किया एंड भामानी किंगडम बन पाया।
हियर इज़ द फोटो ऑफ द किंग ऑफ द फाउंडर दैट यू कैन सी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पोर्ट वाला रीजन देख सकते हैं, दिस वन अरेबियन सी की साइड, यहाँ से लेकर बे ऑफ बंगाल का ये वाला जो पोर्ट वाला रीजन था, इसके ऊपर इन्होंने अपना पूरा डोमिनेंस दिखाया। ये वाला आप जो पिंक कलर में देख सकते हैं, दिस पिंकिश शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द बहामनी किंगडम। और ग्रीन वाला जो नीचे आप देख सकते हैं, दिस बॉर्डर लाइन, ये विजयनगर एम्पायर को शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दी कैपिटल्स एज वेल इन द मैप। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कई बार आपको मैपिंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। गुलबर्गा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिस वन, यहाँ पर इन्होंने कैपिटल फॉर्म करी। और ये पूरा जो रीजन है, ये सारा पिंक कलर से जो आप देख सकते हैं, दिस वाज अंडर द किंग हसन। अब जो नेक्स्ट रूलर आए बहामनी किंगडम में, उनका नाम है मोहम्मद शाह। आपको इसमें मेन हिराकी याद रखनी है और कौन से रूलर कब से कब तक आए। 1358 से लेकर 1377 तक पावर में रहने में जो नेक्स्ट रूलर थे, हिज नेम वाज मोहम्मद शाह वन। और इनको कहा जाता है ये बहुत एबल जनरल थे एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए बहामनी किंगडम के जो नीचे के जो सब पार्ट्स थे, जैसे गोवा के अंदर और जो विजयनगर वाला जो ये पार्ट था, यहाँ पर भी एक्सपेंशन करने में मोहम्मद शाह वन का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कपाया नायक जो थे वरंगल के, उनको भी डिफीट किया। एंड ऑल्सो द विजयनगर रूलर भूका वन जो फर्स्ट थे, जिनके आप यहाँ पर फोटोग्राफ देख सकते हैं। यानी कि जो एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस है, जो नीचे की तरफ बढ़ने वाला जो पार्ट है, वो मोहम्मद शाह ने करा, बट फाउंडिंग जो करा वो करा था किंग हसन ने। मोहम्मद शाह वन के बाद हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद शाह टू। मोहम्मद शाह टू ने 1378 में असेंड करा थ्रोन एंड 1397 तक वो पावर में रहे। और इनका जो स्टैंस था वो काफ़ी पैसिफिस्ट किस्म का स्टैंस था, ये पीस लवर थे। और इन्होंने कोशिश करी कि जितने ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे थे पहले, स्पेशली विजयनगर एम्पायर के साथ, और यहाँ पर जो छोटे फ्यूडिटरीज थे, जो गवर्नर थे, उनके साथ, स्पेशली ये वाला जो बॉर्डर लाइन एरिया है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, कृष्णा रिवर के नीचे का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर लाइन एरिया है, टुंग भाद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के नीचे का एरिया। यहाँ पर छोटे छोटे जो फेडिटरीज है, किंगडम्स थे, जो कि विजयनगर ने भी एक्सपेंड नहीं करा था यहाँ पर, उन किंगडम्स से भी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करे मोहम्मद शाह सेकेंड ने। एंड ही ऑल्सो बिल्ट मेनी मॉस्क्स एंड मदरसाज, जो कि असल में प्लेसेस ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर उर्दू सिखाई जाती थी, कुरान की तालीम दी जाती थी, एंड ऑल्सो दी हॉस्पिटल पार्ट। इसलिए आपको कई बार कन्फ्यूजन के लिए मोहम्मद शाह वन, मोहम्मद शाह टू, मोहम्मद शाह थर्ड, जिसके आगे हम बात करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए आपको दे दिया जाता है कि किसने मॉस्क बनाए या किसका योगदान एजुकेशन में था। तो अगर उर्दू एजुकेशन की बात करें, उर्दू लैंग्वेज की और इस्लामिक एजुकेशन की, सो मोहम्मद शाह टू जो है, उन्होंने इसको पैटर्नाइज़ किया, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, इनकरेज किया कि मॉस्क्स को, मदरसास को और इवन उर्दू लैंग्वेज को भी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ किया जाए। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूलर वाज फिरोज शाह बहामनी। इन्होंने 1397 से लेके 1422 तक जो है पावर में ही रहे। ही वॉज अ ग्रेट जनरल। और इनका अगर आप पावर का जो टाइम भी देखेंगे, इनका रेन का जो टाइम है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा और पिछले रूलर से। ही ऑल्सो डिफीटेड द विजयनगर रूलर देवराय वन। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दिस वॉज द अचीवमेंट ऑफ द बहामनी किंगडम, कि विजयनगर रूलर देवराय वन, क्योंकि देवराय वन को बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता था विजयनगर एम्पायर में, लेकिन उनको भी डिफीट करना, उनकी स्ट्रैटेजी को भी डिस्ट्रॉय कर डिफीट करना, एक्सपैंड करना नीचे तक, विजयनगर एम्पायर तक, बाय दिस बहामनी रूलर बाय द नेम फिरोज शाह बहामनी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए कई बार आपको क्या किया जाएगा कि अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी। वहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा, जैसे फिरोज शाह बहामनी वाज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस ऑफ द बहामनी किंगडम बाय डिफीटिंग द विजयनगर रूलर। आपको इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे। आपको हर रूलर के बारे में पता होना चाहिए कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। कई बार आपको ये नाम गलत तरीके से दे सकते हैं, जैसे फिरोज शाह बहामनी की जगह आपको हो सकता है किंग हसन का नाम दे दिया जाए, वहाँ पर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बट जल्दी में, और एज सेड की हेस्ट मेक्स वेस्ट, उसकी वजह से होता यह है कि एस्पायरेंट्स सही ऑप्शन पर टिक नहीं लगा पाते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर कि आप इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को ज़रूर याद रखें। जब हम बात करते हैं अहमद शाह की,
1422 से लेके 1435 ही वॉज द नेक्स्ट रूलर. ही सक्सीडेड फिरोज शाह बहामनी एंड ही वॉज अ वेरी अनकाइंड एंड हार्टलेस रूलर. इनके बहुत सारे किस्से आते हैं जहाँ पर इन्होंने, इनका जो स्टैंड है, जो इनका जस्टिस देने का तरीका था वो ही बहुत स्ट्रेंज किस्म का तरीका था, बहुत अनकाइंड थे, मर्सीलेस थे. और इन्होंने वारंगल का जो किंगडम है उसको भी कॉन्कर किया, प्लस इन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया गुलबर्गा से बिदर में. ये आपको जो चेंज है याद रखना है कि विच ऑफ द भामन रूलर, भामन सल्तनत के कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने कैपिटल को चेंज करा. सो द आंसर इज़ अहमद शाह. ये बहुत ज़्यादा अनकाइंड और एक हार्टलेस रूलर के रूप में माना जाते हैं, क्रूअल रूलर के रूप में माने जाते हैं. सो बेसिकली आप यहाँ पर गुलबर्गा देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिदार. यहाँ पर कैपिटल का शिफ्ट होता है. प्लस यू कैन सी दी फोटोग्राफ हेयर. यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है. एंड ऑल्सो आपको ये भी याद रखना है दैट ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ Warangal. Warangal is here, you can see. यहाँ पर आप देखेंगे दिस वॉज द पर्टिकुलर टेरिटरी जो इन्होंने जीती. बिकॉज पूरा का पूरा आज अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं तो मैप में भी देखेंगे कि पूरा जो लोकेशन है वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा. छोटे छोटे फिडिट्रीज, छोटे छोटे यहाँ पर किंगडम्स, एनिमी फोर्सेस, यहाँ पर ऐसे पूरा जो है वो कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे बहामनी किंगडम में. इसलिए वरंगल जैसी छोटी लोकेशन को, ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वरंगल की अगर आप देखें. बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो गोदावरी रिवर के पास है वरंगल काफ़ी. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमी और ट्रेड बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती थी. तो इसको जीतने में भी अहमद शाह का हाथ था. प्लस गुलबर्गा और बिदार में कैपिटल को शिफ्ट करना फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ अहमद शाह. Now the next ruler was मोहम्मद शाह थर्ड. इनका जो काल था वो टोटल यानी कि जो इनका पीरियड था इट वाज फ्रॉम 1463 टू 1482. काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसमें कि इन्होंने ही बिकेम द सुल्तान एट द एज ऑफ 9 एंड ऑल्सो ही बिकेम द रीजेंट ऑफ द इन्फेंट रूलर. इनके जो इन्फेंट रूलर जब ये छोटे थे तो इनके लिए, जैसे कि आप अकबर के केस में भी देखेंगे, मोहम्मद गावन, ये बहुत ही इसकी स्टोरी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लोक कथाएँ भी हैं, जहाँ पर मोहम्मद गवन जो थे वो इनके मेंटोर के रूप में सामने आए. अपनी पर्टिकुलर लीडरशिप की वजह से बहामनी किंगडम को उन्होंने और पावरफुल बनाया और मदद करी द यंग सुल्तान जिनकी लगभग 9 साल की उम्र थी, मोहम्मद शाह थर्ड की. बट होता ये है कि जैसे भी कोई भी पर्टिकुलर लीडर आते हैं जो कि मेंटोर करते हैं एक किंग को, यानी कि जिसे कह सकते हैं आप किंग मेकर, हर बार आप देखेंगे कि इतिहास में या हिस्ट्री के अंदर किंग मेकर को बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ता है फ्रॉम द कोर्टियर्स. और यही बैकलैश होता है पावर स्ट्रगल के लिए, यानी कि पावर में सबसे ऊपर कौन रहेगा. इसी जेलसी के चलते मोहम्मद गवन जो थे उनके साथ जो कोर्टियर्स थे उन्होंने कंस्पिरेसी रची. और ऐसा माना जाता है एज पर द हिस्टोरिकल सोर्सेज कि 1481 में मोहम्मद गावन जो थे उनको परसिक्यूट कर दिया गया था बाय द डेक्कन मुस्लिम्स. वही मुस्लिम्स, डेक्कन मुस्लिम्स जो कि कोर्टियर्स थे, जिनके पास पावर थी, जो कि जेलस थे इनसे बिकॉज ही वॉज अ मेंटोर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. और बाद में मोहम्मद शाह थर्ड ने ही उन्हें सेंटेंस दे दिया डेथ सेंटेंस दे दिया 1481 में. बिकॉज मोहम्मद गवन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी थे मोहम्मद शाह थर्ड के कोर्ट में भी. और उन्होंने उनके जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एक तो उन्होंने लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया वहाँ पर. प्लस उन्होंने कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर और विजयनगर जैसे जो पर्टिकुलर रीजन थे उसके ऊपर कंप्लीट, जिसे कहते हैं कंप्लीट, यानी कि जिसके बाद कोई और रूलर वापस नहीं आ सकता, रिट्रीट नहीं कर सकता, उसे डिफीट किया और कंप्लीट अपना एक्सपेंशन वहाँ पर किया, बहामनी किंगडम का एक्सपेंशन किया. प्लस ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमाइज्ड द फाइनेंसेस को सिस्टमाइज्ड करने से जो करप्ट लोग थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए मोहम्मद गवन से. प्लस उन्होंने इनकरेज किया पब्लिक एजुकेशन को, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया, आर्मी को डिसिप्लिन किया और करप्शन को, जैसे मैंने आपको बताया, हटाने की कोशिश करी. और अगर इतने पॉजिटिव कोई रिफॉर्म्स लेता है तो पॉजिटिव रिफॉर्म्स के जो सबसे बड़ा बैकलैश आता है वो आता है उन लोगों से जो कि अनएथिकल थे और जो लोग करप्ट थे. दीज वर द कोर्टियर्स जिनको कि डेक्कन मुस्लिम्स कहा जाता है. और इन्होंने ही बाद में कंस्पिरेसी के थ्रू 1481 में मोहम्मद गवन को सेंटेंस ऑफ डेथ दिलवा दिया मोहम्मद शाह के द्वारा. प्लस
आपको मोहम्मद गवन के लिए ये बात याद रखनी दैट ही वॉज अ वेरी वाइज स्कॉलर एंड अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं मोहम्मद गवन की, और एक ये एनिमेटेड आप फोटोग्राफ देख सकते हैं वेयर द कोर्टियर्स द डेक्कन मुस्लिम्स आर ट्राइंग टू परसिक्यूट मोहम्मद गवन। अब अगर हम बात करें दी 5 किंगडम्स की कि आगे क्या होता है, देखिए मोहम्मद शाह थर्ड के बाद और मोहम्मद गवन के इतने अच्छे पॉजिटिव रिफॉर्म्स के बाद होता यह है कि 1482 में मोहम्मद शाह थर्ड की डेथ हो जाती है एंड हिज सक्सेसर्स वर वेरी वीक। इनके जो सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे और फैक्शनलिज्म आ चुका था किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे लोकेशन समझें तो जो बहामनी किंगडम था उसमें जो फेडिटरीज थे वो बहुत कंस्पिरेसी रचने लगे, कोई पर्टिकुलर सक्सेसर अच्छा आया नहीं मोहम्मद शाह थर्ड के बाद, प्लस उससे डिसइंटीग्रेशन हो गया। और आप देखेंगे कि बीजापुर, अहमदनगर और बेरा, गोलकोंडा और बिदार जैसे जो 5 किंगडम आए, इनके फेडिटरीज जो थे वो अलग अलग हो गए और वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आगे जाके घोषित कर देते हैं। बट उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको चेंज नहीं किया, उन्होंने केवल अपना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेम रखा। दे फंक्शन लाइक दे वर डूइंग इन द बहामनी सल्तनत एज वेल, बट उन्होंने यहाँ पर अपना खुद का पावर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में भी, बहामनी किंगडम से जब भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो सुल्तान्स थे ऑफ द बहामन किंगडम, दे यूज टू फॉलो फीडल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फीडल लॉर्ड जहाँ पर होते हैं, यानी कि फेडिटरीज जहाँ पर होते हैं। प्लस आपको इसमें यह भी बात याद रखनी है कि कई बार आपसे तरफ के बारे में पूछ लिया जाता है, तरफदार कौन होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, आमिर कौन होते हैं। देखिए तरफ्स आर बेसिकली द किंगडम्स जो कि प्रोविंसेस में डिवाइड है, आप इसको प्रोविंस में समझ सकते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो जो किंगडम को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं तरफ। और जो पर्टिकुलर प्रोविंस के जो गवर्नर होते थे, जो उसे कंट्रोल करते थे, एज सच, क्योंकि पहले डिवीजन ऑफ पावर नहीं था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जैसी चीज़ें होंगी, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता था, केवल जो पूरा कंट्रोल है किसी प्रोविंस के ऊपर वो किसका होगा, वो गवर्नर का होगा। और उन्हीं गवर्नर्स को हम कहते थे, अगर आप देखेंगे बहामन किंगडम में आमिर कहा जाता था या फिर तरफदार कहा जाता था। तो आपको ये नाम जो है ये ज़रूर याद रखने हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा द टर्म मेंशन्ड इन द मेडिवल हिस्ट्री नेम्ड एज तरफदार इज ABCD। वहाँ पर आपको करेंसी दे दिया जाएगा, गवर्नर अंडर बहामन किंगडम दे दिया जाएगा, मॉन्यूमेंट दे दिया जाएगा या कुछ और दे दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए तरफदार, तरफ का मतलब है प्रोविंस, तरफदार का मतलब है वहाँ का गवर्नर, या फिर आमिर के नाम से भी उसे संबोधित किया जा सकता है। नो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी 3 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बहामन किंगडम में एज फार एज इट इज़ कंसर्न। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि बहामन किंगडम में जितने भी सुल्तान्स थे एक्सेप्ट अहमद शाह, वो ज़्यादातर एजुकेशन पर, उर्दू लैंग्वेज को प्रोपोगेट करने पे, मदरसा और इस्लामिक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। इसलिए बहुत सारे मॉस्क्स देखने को मिलेंगे, मस्जिद देखने को मिलेंगे, मदरसास को उन्होंने बहुत सारे बनाए, लाइब्रेरीज़ को बिल्ड करा, और लाइब्रेरीज़ में भी स्पेशली जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स होते थे। इसलिए इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं वो आता है पहला जुमा मस्जिद जो कि गुलबर्ग द गोलकोंडा फोर्ट के पास है, गुलबर्ग में। फिर आता है गोल गुम्बज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस पर आप मार्क कर सकते हैं स्टार, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, जो आप बीच में देख सकते हैं। एंड देन द मदरसाज ऑफ मोहम्मद गवन। अगर गोल गुम्बज की बात करें तो ये सबसे पहली बात है कि इसके अंदर एक विस्परिंग गैलरी है, ये बीजापुर में मिलेगा आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर इस तरीके से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, एक आर्किटेक्चरल वंडर है जहाँ पर विस्परिंग गैलरी है, बिकॉज व्हेन वन विस्पर्स द लिंगरिंग एको ऑफ द विस्पर इज हर्ड ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हेन वन विस्पर्स इन वन कॉर्नर, एक एको जो है वो दूसरी तरफ से सुनाई देती है। तो एक आर्किटेक्चरल वंडर, आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 1300s to 1500s जब तक बहामन किंगडम रहा, सल्तनत रही, इस तरीके के आर्किटेक्चरल वंडर्स का होना बहुत एक डिफ्रेंशिएटिंग बात है, एंड इट इज़ आर सब्जेक्ट ऑफ वंडर एज वेल। अब कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन देखें, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, दी बहामनी सुल्तान्स गेव ग्रेट अटेंशन टू एजुकेशन, स्पेशली अरेबिक और पर्शियन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा रुझान था। इसमें आप देखेंगे कि उर्दू भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करी, डॉक्यूमेंटेशन उर्दू में होने लगे, मदरसास को खोला गया। यहाँ पर आपको कई बार कन्फ्यूजन के लिए अरेबिक या पर्शियन के अलावा
कोई और भाषा दी जा सकती तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बिकॉज उनका मेन जो एम्फोसिस था इट वॉज ऑन अरेबिक एंड पर्शियन लर्निंग ओनली. इज अ टेक्स्ट फ्रॉम 1408 जिसमें कि आप देख सकते हैं बहामनी किंगडम में जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती थी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया इस डॉक्यूमेंट को, बट यू कैन सी कि इस तरीके से ये दिखता था. अब बात करते हैं, जैसे हर एक अच्छे बड़े पावरफुल किंगडम का कहीं ना कहीं डिक्लाइन का पार्ट आता है. तो बहामनी किंगडम का डिक्लाइन कैसे हो, जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है किसी भी बड़े किंगडम की, जो कि आप मुग़ल में भी देखेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे, एंशिएंट में भी देखेंगे, वो है कि मिलिट्री जो है वो वीक हो जाती है, बिकॉज कांस्टेंट एक्सपेंशन चाहिए. पहले इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी. एग्रीकल्चर आप ज़्यादा कब करेंगे, जब आपके पास ज़्यादा लैंड होगा, जब आपके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, उसी से आप टैक्स वसूली करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे. और अगर आपको ऐसा करना है तो आप कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते रहेंगे. और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे क्वेस्ट में होगा ये कि आपको मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा. कॉन्स्टेंट वॉर होंगी, और वॉर की वजह से आता है लोगों के अंदर भावना आएगी पॉवर्टी वाली, उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं होगा, रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाएगा, और लोग स्पेशली जो मिलिट्री में हैं वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे. और भामनी और विजयनगर रूलर्स के बीच में स्पेशली जो हम्पी वाला जो रीजन है, तालीकोटा, हम्पी और पेनुकोंडा वाला, ये जो आप बॉर्डर लाइन देख सकते हैं, दिस पार्ट, ये हमेशा ही लड़ाई में रहा है अनटिल एंड अनलेस मोहम्मद शाह थर्ड तक आते आते, जब पूरा का पूरा ये पार्ट कैप्चर कर लिया गया था. प्लस मोहम्मद शाह थर्ड के बाद जो सक्सेसर थे वो काफ़ी अनएफिशिएंट थे और वीक थे. प्लस उन्हें बैकलैश भी झेलना पड़ा उन कंस्पिरेसी का, जो कि कोटियर्स ने, जो कि डेक्कन मुस्लिम्स थे, जो कि करप्ट थे, अनएथिकल थे, उन्होंने किया, जो कि कोटियर्स थे, जिनकी वजह से मोहम्मद गवान को भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा. ऑल्सो दी राइवलरी बिटवीन दी भामनी रूलर्स एंड दी फॉरेन नोबल्स, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पोर्ट वाला सेक्शन है, सूरत वाला जो सेक्शन है, प्लस बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा वाला जो नीचे की तरफ का आप सेक्शन देख सकते हैं, दिस पार्ट, यहाँ से भी काफ़ी बार फॉरेन नोबल्स की तरफ से अटैक होते थे. धीरे धीरे होता ये हुआ कि फिडेट्रीज में ये भामनी किंगडम छोटा छोटा बढ़ गया और डिक्लाइन हो गया एक बड़ा किंगडम, जिसने ऑलमोस्ट अराउंड फ्रॉम 1300s टू 1500s यहाँ पर राज किया. अरेबियन सी से लेकर स्ट्रेच किया बे ऑफ बंगाल तक अपने पावर कंट्रोल को, और एक बड़ा किंगडम डिक्लाइन का शिकार हो गया और वीकन हो गया बाय the 3 reasons that I told you here. So this was all for today. Unacademy Plus coupon codes avail 10% off on any course. Use the code ARPITA10. Unacademy, let's crack it.